बात करी थी, ठीक है, कल हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने जो बात करी थी कल मिरर के बारे में बात करी थी, और मिरर के साथ में हमने बात करी थी कॉनकेव की, कॉनकेव लेंस मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। इन मिरर्स की हमने बात करी, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो किए थे वो इनके ऊपर क्वेश्चन किए थे। हमने इसकी फोकल लेंथ के बारे में बताया था, हमने इसके मैग्नीफिकेशन के बारे में बताया था, और हमने जो बात करी थी मैग्नीफिकेशन के अलावा इसके मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ, इन सब के बारे में बात करी थी, जिसमें वो था हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक। अब इसमें हम लोग अगले बढ़ेंगे। मैंने तुमसे पहले कहा था कि जिधर U होगा, U हमेशा और हमेशा किसका होता है? नेगेटिव। U हमेशा और हमेशा नेगेटिव का होता है। और कॉनकेव के लिए क्या नेगेटिव होता है? कॉनकेव के लिए, ठीक सर, कॉनकेव के लिए क्या करना है? कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज किसकी होती है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा किसकी होती है? पॉजिटिव। यानी कि एक के लिए नेगेटिव होती है और एक के लिए पॉजिटिव होती है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे अगर ऐसे पूछ लिया जाए, हालांकि ऐसे उम्मीद तो ऐसे कमी रहती है इसकी, लेकिन मान सबसे पहले मैं एक बार बताऊं, जैसे मैंने कहा मेरे पास में सर ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव मिरर है, सोचना ये ऐसे है, ठीक है, मेरे पास मैंने यहाँ पर मेरा इमेज के रूप में एक पेड़ है, ऐसा पेड़ लगा, इस ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो मिरर से जो मुझे इमेज मिलेगी वो अगर सर ये फोकल लेंथ के इधर होगा, मैंने ये तो बोला था, यस सर, अगर मैंने मान लो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो तुम बोले जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर तुम इस पर जो ऑब्जेक्ट होगा वहीं पर तुम्हें क्या मिलेगा? इमेज मिलेगी। लेकिन कहाँ मिलेगी? उल्टी मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम बोले उल्टी मिलेगी, तो कैसी उल्टी मिलेगी? क्या ऐसी मिलेगी? ऐसी मिलेगी? नहीं। कैसी मिलेगी? ध्यान रखना, ये वाला सिरा है, ये कहाँ मिलेगा तुमको? नीचे मिलेगा, और ये वाला सिरा कहाँ मिलेगा? ऊपर। और दोनों का जो साइज होगा वो सेम होगा, यानी कि जो हाइट इसकी होगी वही हाइट नीचे होगी। हाँ, ये उल्टी होगी, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लो अगर तुमने कहीं P है, ये P है, अगर P को तुम मिरर में देखोगे, क्या तुम्हें P ऐसे दिखेगी जैसे ये है? P कैसे दिखेगी तुमको? ऐसे अभी तो P दिखेगी, ठीक है, ऐसी P दिखेगी। इसी प्रकार से जो ये सिरा है वो तुम्हें कहाँ दिखेगा? इधर। जो इधर है वो कहाँ दिखेगा? इधर, ठीक है, ऐसे तुमको ये दिखेगा। अब एक क्वेश्चन और है इस टाइप से, अगर कहीं पूछा गया, मान लो क्वेश्चन लिखना है, हम उसके क्वेश्चन लिखना, एक थिन स्ट्रिक, STIC स्टिक, a thin stick of length f by 5, f by 5, f बटे 5 is placed along the principal axis of concave mirror, principal axis of concave mirror of focal length f, such that its image which is real and
elongates, elongated, elongated, just touch the stick, just touch the stick. What is the magnification? What is the magnification? क्वेश्चन चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है सर मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, मैंने कहा कि कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर की एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी ठीक है। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। उसने कहा अगले क्वेश्चन में कोई एक f/5 का कोई ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिक मतलब छड़ है, जिसकी लेंथ ही f/5 है। मैं कहा ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, f/5। अब देखो उसके अगले क्वेश्चन क्या कहा है, पढ़ रहे हैं एक बार। इसने कहा f/5 is placed along the principal axis of concave mirror of focal length f, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है। its image which is real and elongated just touch the stick, what is the magnification? कि इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। अच्छा देखो उसने ये कहा सर इसकी जो फोकल लेंथ है ना, लेंस की, वो कितनी है f। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ f है, अगर इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो तुम्हारी फोकल लेंथ है तुम्हारी f, ठीक है, फोकल लेंथ f है। अब देखो उसने जो टच के बारे में कहा है, उसने ये कहा कि जो तुम्हें इमेज मिली ना, जो तुम्हें इमेज मिली वो तुम्हारी यहीं से स्टार्ट हुई है। अब ऐसा कब होगा जब यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो 2f, क्योंकि तुम्हें पता है r किसके बराबर होता है 2f। r क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से लेके यहां तक c तो है, c वाला पॉइंट सेंट्री तो है, और सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं r को हम लोग क्या बोलते हैं 2f। ये 2f हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ लंबाई कितनी है f/5। तुम्हें क्या निकालना है b। अब b निकालोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये बिंदु मान लिया a और ये बिंदु मान लिया b। अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो मुझे बताओ a बिंदु के लिए अगर मैं a के लिए निकालूं, सबसे पहले a के लिए u कितना कहूंगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 2f। क्या माइनस में 2f होगा? यस सर, माइनस में 2, क्योंकि सभी जिधर भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा क्या लेना माइनस में, ठीक है। तो u की वैल्यू -2f आ गई। बोले ठीक है सर। फोकल लेंथ तो सर f है, f पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव? तुम बोले कॉन्केव मिरर है सर, ये कॉन्केव के लिए नेगेटिव। अब फार्मूला मैंने देखा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f तो तुम्हारा माइनस का f हो गया, b मुझे निकालना है, u किया तो u आया 2f। जब इसको इधर लाऊंगा तो इधर माइनस का आके इधर क्या हो जाएगा प्लस। जब इधर प्लस का आ जाएगा तो जो मुझे b की वैल्यू आएगी ना, इसमें से इसे घटाना, वैल्यू आएगी माइनस का 2f। इसका मतलब ये है सर जो b आई वो किसके बराबर आया 2f। b किसके बराबर आया, किस पॉइंट के लिए निकाला मैंने a पॉइंट के लिए। इसका मतलब है अगर मैं इसकी इमेज की बात करूंगा, इसकी इमेज क्या यहाँ बनेगी, इस वाली पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी। अब मैं किसकी बात करूं b की। अगर मैं b की बात करूंगा, अभी हमारे समझ में आएगा जब b भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं b के लिए कहूं u कितना होगा, तो b के लिए u यहाँ से यहाँ तक 2f और यहाँ से यहाँ तक f/5। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 2f प्लस f/5 आ गई 11f/5। u की वैल्यू क्या आ गई 11f/5। बोल ठीक है। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ तो f है, अब मैं फार्मूला में रखूं 1/f बराबर 1/b प्लस 1/, तो ये तो f रहेगा ही, लेकिन किसका f रहेगा माइनस का। और u कितना होगा सर जी बोलो, u माइनस का 11f/5 माइनस में लिया जाएगा। देखो भले यहाँ पर मैंने यहाँ तो जोड़ा था, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाली थी, लेकिन अगर तुम लोगे तो ये लोगे माइनस का 11f माइनस में लिया जाएगा 11f/5।
इसको अगर मैं इधर लाऊं, इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/f प्लस 5/11f। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया 11f, f की 11f से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो 11 आया, 11 बन जा 11, इसका करा तो 5 ही आएगा। क्या बचेगा मुझे बताओ, माइनस का 6 तो अब b के लिए कितनी आई 11 11, वो भी माइनस का 11f/6। ठीक है, अब बताओ अगर तुम इसको 2 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो तो क्या 2 से कम आ रहा है? हाँ सर, देखो 6 दूनी 12, 2 से क्या आ रहा है? कम। अब तुम जरा एक बात सोचो, सर मैंने इसकी कही, इसके लिए यहां मिल रही थी, ठीक है सर, लेकिन इसके लिए कहां मिल रही है? तो इसके लिए देखो कम आ रहा है ना 2 से, 2 से क्या आ रहा है? कम। तो क्या यहां मिल रही है? यानी कि सर ए का ये ए यहां पर है, लेकिन बी कहां मिल रहा है? यहां, और ए यहां, यही तो है। अब मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले इसकी लंबाई तो निकालो, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी? ये तो लेंथ हमें f/5 हमें पता ही है। अगर ये वाली लेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखो यहां से यहां तक की ये है, यहां से यहां तक की ये है। मैं अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, ये माइनस में है, ये अगर देखो यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इसकी लंबाई आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी इमेज की। तो इमेज की लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग? तो 2f में से सब्ट्रैक्ट कर दो 11f/6, तो यहां पर क्या बचेगा? सिर्फ f/6। क्या बचेगा? f/6 बता देना। अब अगर तुमसे क्या पूछा था इसमें? मैग्निफिकेशन। अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, m बराबर सर इमेज कितना है? f/6, ये कितनी है? f/5। अरे इमेज अपना ऑब्जेक्ट होती है सर, f से f गया 5/6, आंसर क्या आया? 5/6। तो मैग्निफिकेशन का आंसर आया 5/6, सही, 5/6 ये निकाला। एक बार उतारो फिर दोबारा फिर बता रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ। बताते हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना कमी है, कम क्या है ही नहीं, लेकिन पूछेगा तो 35 से 50 आता है, 35 से 50 के बीच में ही पूछ लेता है। कौन सी ओबीसी कैटेगरी में आते? किसमें आते? कितने का फॉर्म है? 16। जनरल का 1700 है। सर बजा देगा मैंने कहा बोल के मुझे भी कर दी करती उतार दिया। अब एक बार तुम फिर समझो सर, ऐसा था, ये था तुम्हारा कॉनकेव। कॉनकेव में इसने कहा यहां से लेके यहां तक 2f दूरी पर, 2f दूरी पर कोई एक वस्तु रखी हुई है जिसकी लेंथ f/5 है। इसकी इमेज कहां मिलेगी? तो सबसे पहले मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इसकी इमेज यहां मिल रही, फिर मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इसकी इमेज यहां मिल रही। तो अगर मैं लंबाई निकालूंगा तो यही तो निकालूंगा। तो सबसे पहले यहां से यहां तक की निकाली, जो मेरी 2f आई वो यहां मिल रहा था। फिर मैंने जब इसका निकाला, इसको इस पॉइंट को u मान के किया तो यहां आया। ये दूरी क्या होगी सर जी मेरी?
-11f/6। अच्छा, माइनस में आइए क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि इमेज उधर बन रही है जिधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किसमें होता है सर? माइनस में। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो 2f आई थी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2f थी, उसमें से मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कर दिया? सबट्रैक्ट। तो मुझे आया f/6। यही इसकी इमेज की क्या है? लेंथ है। अब मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज की लेंथ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है 5 का, काट दिया, कितना आया? 5/6। तो 5/6 आया इसका मैग्निफिकेशन। और तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो, अगर मैग्निफिकेशन ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने कल भी थोड़ा बताया था, ये आप लोगों को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हाँ, मैग्निफिकेशन एम मतलब मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, यदि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 और यदि मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1। अब तुम बोले सर जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला था वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर माइनस का b अपॉन u होता है। देखो अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी? 100% तब ज्यादा होगी जब hi ज्यादा होगा ho से। तो इसका मतलब है यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि सर जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो ज्यादा होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 से कम होगी, कम का मतलब क्या होगा? कम का मतलब ये होगा, कम का मतलब ये होगा, कम का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइट ऑफ जो है क्या इमेज, वो क्या है? लेस देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तभी तो 1 से कम होगा। और बराबर हो गए तो हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, ये वाला सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इमेज कॉनकेव में, सिर्फ कॉनकेव बात कर रहा हूं, कॉनकेव में कहां पर रखी हो? सेंटर पर। अगर सेंटर पर रखी होगी तो हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात ये है कि अगर देखो n की वैल्यू लेस देन 1 है, चलो सही सर, लेस देन 1 समझ में आया। लेस देन 1 का मतलब है n का मान हो सकता है 0.5, 0.8, 0.9, सही है, ये हो सकता है। अच्छा, ग्रेटर देन 1 का मतलब सर 1.5, 2, 8, 10, 12 ऐसे हो सकता है। ठीक, मैंने तुमसे कहा अगर m की वैल्यू, सोचना है, अगर m की वैल्यू लेस देन, m की वैल्यू नेगेटिव हो, m क्या हो? नेगेटिव। अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो, सर नेगेटिव का मतलब क्या है? मैंने कहा नेगेटिव कब होती है, कल ही मैंने बताया था। नेगेटिव तब होती है, कब होगी? जब तुम्हारी इमेज कैसी हो? उल्टी हो, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर बनना है, इमेज कहां बननी है? नीचे। तो 100% n की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। नेगेटिव का इमेज जब तुम्हारी इमेज कैसी हो? अब इन्वर्टेड, कैसी हो? इन्वर्टेड और कैसी होगी? 100% रियल होगी, चाहे कॉनकेव हुआ चाहे कॉन्वेक्स हुआ, ठीक है। इधर ही तो बनेगी सर, उल्टी इधर बनेगी। इधर इमेज कैसी बनती है? रियल। और कैसी बनती है? इन्वर्टेड। इसका मतलब तुम्हारा ये समझ में आया, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी इमेज 100% इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और क्या होगी? और रियल, ठीक है। लेकिन यदि m की वैल्यू पॉजिटिव आई, m की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। ध्यान, अगर वैल्यू ऑफ m पॉजिटिव हो, सर पॉजिटिव होगी तब 100% देगी। अरे यहां वैल्यू देंगे, अगर पॉजिटिव होगी, अब देखो बेटा पॉजिटिव तभी होगी जब जो इमेज बन रही होगी ना वो मिरर के पीछे बन रही, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द
मिरर। अब बिहाइंड का मिरर बनेगी तो 100% सबसे पहले तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, मतलब सीधी बनेगी, ठीक है सबसे पहले। हाँ तो इमेज तुम्हारी कैसी बनेगी, इमेज तुम्हारी हाँ इरेक्ट बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और कैसी बनेगी, 100% पीछे बननी होगी, ठीक है। वर्चुअल बनने की, इरेक्ट का मतलब है सीधा, इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, सीधी, सीधी इमेज बननी, सीधी इमेज बननी, तब ऐसे होगा, ऐसे अदरवाइज वर्चुअल। तो ये चीजें थी मैग्निफिकेशन को लेके, ठीक है। अब इसे उतारने के बाद अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा मैग्निफिकेशन के पीछे। सर इस वाले क्वेश्चन में ये जो इमेज बनी है यहाँ तो माइनस नहीं होगा, कहाँ, यहाँ तो इधर माइनस का है ना। अच्छा वो बेटा मैंने सब्ट्रैक्ट जो किया है ना, वो माइनस को खत्म कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करने को आप चाहे सब्ट्रैक्ट माइनस करें कर दो। ठीक है, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा दिमाग लगा के बताना मुझे, क्योंकि आज के बाद हमारी क्लास अगले महीने होगी ना। अरे अब हमने 3 दिन क्लास लिया, 3 दिन क्लास मैडम मिलेंगी, कभी आएंगी, इस हफ्ते तो नहीं आएंगी मैम। हाँ तो इस हफ्ते तो गया नहीं, हफ्ते आज तो फ्राइडे है, कल तो तुम्हारा टेस्ट ही है, ध्यान नहीं है बच्चे को। टाइम पता नहीं होगा ना, तो कहाँ निकल गया, कहाँ निकल गया, नहीं सर, दिन पता नहीं चल रहा कब महीना निकल गया। अब देखो सर, मुझे एक बात बताओ, अगर n की वैल्यू मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया है, तुमसे उसने ये कर दिया आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, आवर्धन कहते हैं हिंदी में। अगर मैग्निफिकेशन ये माइनस का 2.5, अब बताओ इसके बारे में तुम मुझे क्या क्या बता सकते हो। ये रियल इमेज होगी, सबसे पहले ये बोले रियल इमेज होगी, बिल्कुल सही, रियल इमेज होगी। और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, माइनस एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगी, बिल्कुल सही, ठीक है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे बताओ m की वैल्यू 6 है, अब क्या बताओगे, मोर देन ऑब्जेक्ट होगी, हाँ ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। दूसरी चीज इरेक्ट होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी, ठीक, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, ठीक। ये सब हाँ ये ऐसे ऐसे कुछ से इसमें पूछ रहा था, ये ना रही अब दिन आ रहा नहीं हुआ। देखो बच्चों ऐसा है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये तो आवर्धन करके पूछे जाएंगे। या तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो तुमसे मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और ज्यादा करेगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ठीक है। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, या तो इससे क्वेश्चन, और ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछेगा नहीं, या तो तुमसे फोकल लेंथ के बारे में पूछेगा तो फोकल लेंथ के बारे में बता दोगे, इससे बाहर नहीं जाओगे। अब रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्रैक्शन के बाद है रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये यहाँ पर जो अपने लोग यहाँ पर आते हैं किसके से पास पड़ गया, पहले से पर से पास पड़ गया, बैंक की लगन लेट होना पड़ जाता है, ये बच्चे गलत राह पे जाते हैं, राह दिखाने में। आपके घर यहाँ से कितनी दूर है, पास नहीं है, यहाँ से ऐसे निकलते होगे फिर ऐसे हो जाते होगे, और आ गए हैं। देखो अगर आप मैं बात करूँ रिफ्रैक्शन,
पढ़ो मैं बात कर रहा हूँ सर रिफ्रैक्शन की। अभी जो मैंने बात करी थी वो करी थी रिफ्लेक्शन की, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये क्लास 10th में हमने पढ़ा था क्या कि अगर कोई भी रेस ऐसे आएगी इंसिडेंट होगी तो वहां पर क्या होगा सर, नॉर्मल। अगर ये इधर रेयर है और इधर डेंसर मीडियम, तो अगर रेयर से डेंसर में जाएगी, जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन रेयर से डेंसर में जाने पर नॉर्मल की ओर चली जाएगी। यानी कि अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है, ठीक है, ये एंगल आई, ये एंगल आर। लेकिन अगर यही कंडीशन तब हो जब इधर डेंसर हो और इधर रेयर मीडियम। अब डेंसर और रेयर का मतलब क्या है, जैसे ग्लास है, ग्लास डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू किसके, एयर के, ठीक है, एयर के। और या वाटर हो गया, वो भी डेंसर मीडियम है। अब कोई रेस अगर ऐसे आएगी पड़ी डेंसर से रेयर में, इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन अब ये नॉर्मल से कहां चली जाएगी, दूर, नॉर्मल से दूर। यही तो मेरा नॉर्मल होता था, ये मेरा नॉर्मल होता था। तो अगर ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर, ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब देखो एक बात सोचना, जो तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे, अगर ये रेयर मीडियम है सर, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम में जो भी तुम्हारी रेज आ रही थी उसकी मैंने वेलोसिटी मान ली v में, वेलोसिटी v में, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने मान लिया म्यू आर या म्यू वन मान लिया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, तुम्हें पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33 या 4/3। सर गिलास का कितना होता है, 3/2 या फिर 1.5। एयर का 1 होता है, वैक्यूम का भी 1 होता है, ठीक है, वैक्यूम का भी 1 होता है। ये तुम्हें याद होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैंने तुमसे कहा यहाँ पर जो वेव आ रही थी, कोई भी वेव चलती है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ क्या मान ली इसकी, लैम्डा, वेवलेंथ मान ली लैम्डा। ये इंसिडेंट एंगल है आई, और जो बाहर निकली है ये है तुम्हारी आर। एक चीज और जो पूछी जाती है और लगभग 10th क्लास में ही बच्चों को पता होता है कि अगर तुम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आओगे तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे, देखो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, कोई फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताएगा, लैम्डा की तरफ में फ्रीक्वेंसी न्यू लिख दो या एफ लिख दो, C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा। अगर इसका वेग ये C अपॉन लैम्डा कब होता है, एयर में या फिर वैक्यूम। अगर एयर या वैक्यूम में नहीं चल रहे हैं तो B अपॉन लैम्डा, ठीक है, B अपॉन लैम्डा। जहां B क्या है, B है वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, किसी भी वेव की वेलोसिटी B है, लैम्डा है उसकी वेवलेंथ। सर एक फार्मूला टाइम पीरियड के टर्म में भी तो था, हाँ 1/t, वो भी फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा लैम्डा तुम लोग जानते हो अच्छी तरीके से, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है कोई भी, देखो अगर वेव चल रही है, इस टाइप से वेव चल रही है, तो यहां से इसने एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर दिया, ये जो डिस्टेंस है वही क्या होती है, लैम्डा। ये तुमसे कभी क्वेश्चन पूछा गया, बताओ लैम्डा किसकी यूनिट है, तो लैम्डा डिस्टेंस, ठीक है, लैम्डा एक डिस्टेंस है और लैम्डा की यूनिट मीटर होती है, सीधी। सर F बराबर B अपॉन लैम्डा। अब तुम कहोगे सर फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज ना होने का एक कारण ये है, ये तो सबको पता होता है कि अगर मैं किसी चाहे डेंसर से रेयर में आऊं, चाहे रेयर से डेंसर में, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। हमेशा ये याद करो, क्यों चेंज नहीं होती है उसका कारण सुनो बेटा। अगर मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर, ठीक है, तो अगर जब मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाऊंगा तो B भी चेंज होता है और लैम्डा भी चेंज होता है, और ये F क्या है, इन दोनों का अनुपात है, रेशियो है, और इन दोनों का रेशियो चेंज फिर नहीं होता है। गुरु जी पल्ले नहीं पड़ा, एक बार बताओ, कहीं पर 10/5 लिखा हुआ है, सही है, मैंने कहा C 10 है, ये लैम्डा मतलब 5। अब मैंने क्या किया, दूसरे मीडियम में गया तो ये हो गया 4/2, क्या दोनों बराबर नहीं है, बराबर है। देखो ये भी चेंज हुआ तो ये भी
चेंज हो गया। तो अनुपात तो वही रहा। हाँ। इसी टाइप से इसमें अगर b भी चेंज होता है तो लैम्डा भी चेंज होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि फ्रीक्वेंसी तुम्हारी कांस्टेंट रहती है, ये तुमको पता होना चाहिए। अब जरा समझो, अगर मैं इस मीडियम में था वेव तो मेरी v1 था, म्यू r था, लैम्डा 1 था, ठीक है। अगर मैं इस दूसरे मीडियम में आया तो मैंने कहा जो मेरी वेव की स्पीड है वो v2 है, यहाँ डेंसर मीडियम है और यहाँ क्या है लैम्डा 2। ये हो गया। अब मैं तुमसे कहूँ बताओ इनका रिलेशन क्या होगा, इनका रिलेशन याद रखना। देखो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बोले ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी क्या होती है b अपॉन लैम्डा, यानी कि सर b1 यहाँ पर b1 और अपॉन लैम्डा 1 और यहाँ पर b2 अपॉन लैम्डा 2। सर क्यों? देखो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ वही फ्रीक्वेंसी यहाँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है b अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर है b1 और यहाँ पर लैम्डा 1, तो b1 अपॉन लैम्डा 1 का रेशियो और यहाँ पर b2 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो क्या रहेगा सेम। अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ b1 अपॉन b2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब दूसरा सर, अगर दूसरा देखो, अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ देखा, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ देखो, अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ हम लोगों ने बहुत पढ़ा था 12th में ही। हाँ, स्नेल्स लॉ क्या कहता था? स्नेल्स लॉ कहता था यहाँ पर जो भी मीडियम, जैसे यहाँ म्यू आर है, म्यू आर की गुणा आई से कर दो, यानी कि म्यू आर साइन आई बराबर म्यू डी साइन आई। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पर देखूं साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू डी अपॉन म्यू आर, म्यू डी अपॉन म्यू आर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये चीज एक ये एक ही, अभी तब सबका मिलके एक फार्मूला है। एक चीज और याद रखना, अगर मैं किसी एक मीडियम, अगर प्रकाश जो लाइट है वो लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री मारेगी, एक मीडियम से दूसरी मीडियम, जैसे मान लो मैंने कहा अगर हवा से कोई लाइट अगर किस में जा रही है, पानी में जा रही है, तो पानी 100% डेंसर मीडियम है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पहले से क्या हो जाएगी कम। इसका मतलब ये है अगर कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, और डेंसर में रेयर में आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर मैं फार्मूला देखूं कि क्या फार्मूला होता था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर फार्मूला होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम लोग म्यू कहते थे, ठीक है। म्यू बराबर जो फार्मूला होता था वो होता था c अपॉन b, म्यू बराबर c अपॉन b, जहां म्यू क्या है मीडियम, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट और b क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव, लेकिन किसमें मीडियम में, इस मीडियम। अब देखो मैंने एक सिंपल सा तुमसे क्वेश्चन कहा, मान लो कोई लाइट है वो अभी हवा में है, हवा का मीडियम क्या है 1, म्यू की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। वेलोसिटी क्या है c, वेलोसिटी क्या है c। अगर वही लाइट किसी दूसरे मीडियम में गई, पानी में चलेगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी अब कम, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, बढ़ गया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। या दूसरा कहीं सीधे सिंपल फॉर्म में एक चीज याद रखो, क्या कि कोई भी अगर तुम किसी भी मीडियम में कोई लाइट जाती है तो उस मीडियम में उस लाइट का वेग यानी कि वेलोसिटी v और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, c के। छुट्टी सिस्टम में, ठीक है, किसके बराबर होगा c के। देखो c बराबर क्या हो जाएगा म्यू b, c बराबर म्यू b, इसके हो जाएगा। अगर मैं इस मीडियम में देखा, इस मीडियम में मैंने देखा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू r, वेलोसिटी क्या ली है v1, यहां पर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू d, वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v2। अगर मैं यहां रिलेशन देखूं v1 अपॉन v2, ये आया म्यू d अपॉन म्यू d अपॉन v1। अब इन तीनों रिलेशन से मैंने देखा, देखो v1 अपॉन v2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 किसके बराबर है, म्यू d अपॉन म्यू r, और म्यू d अपॉन म्यू r किसके बराबर है, साइन i अपॉन साइन r।
ये तुमको याद करना है, ठीक है। अब एक बार फिर से लिखो, मैं दोबारा फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से लिखो। जैसे मान लो यहां तक ऊपर कोई और मीडियम है, नीचे कोई और मीडियम है। अब कोई भी किरण रे, कोई भी किरण रेस अगर ऐसे आई पड़ी, अगर ये रेयर है और नीचे डेंसर है, तो जो रेज होगी वो सीधी ना जाके, मतलब ऐसे सीधी ना जाके नॉर्मल से हल्का सा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है। पहले हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी जो पहले ऊपर मीडियम में फ्रीक्वेंसी है वही नीचे मीडियम में फ्रीक्वेंसी है। सर जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ना, वो होता है F बराबर B अपॉन लैम्डा। सिंपल सी बात है, ये जानता हूं। इसका मतलब ये हो गया फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि यहाँ पर V1 अपॉन लैम्डा 1 और यहाँ V2 अपॉन लैम्डा 2 दोनों सेम होंगे। पहला मेरा ये आ गया, मैंने V2 को नीचे ले आया, इसको ऊपर ले गया। दूसरी चीज स्नेल्स लगा दिया, ये आ गया, ये तो समझ में आ गया। स्नेल्स ये बहुत बड़ा है हमने। सर जरा इसको बता दो। इसको मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर कोई भी लाइट किसी भी मीडियम में होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसकी वेलोसिटी की मल्टीप्लाई हमेशा c के बराबर होती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं, यूनिट लेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती नहीं है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई और उस मीडियम में जो लाइट चल रही है उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर होगा, c के बराबर, हमेशा c के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने कहा मान लो जब मैं इस मीडियम में था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μr, वेलोसिटी क्या है सर, v1, इसमें आया μd और वेलोसिटी v2, वहां से मैंने ये निकाला। अब मैंने इन तीनों से देखा v1 अपॉन v2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, सही है। मैंने इधर देखा v1 अपॉन v2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, μd अपॉन μr। अब यहाँ देखो μd अपॉन μr की जगह क्या लिख सकता हूँ, sin अपॉन sin r, ठीक है। हाँ बस इसे उतारना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा तो i अपॉन क्या हो जाता है, i अपॉन r, ठीक। एंगल बहुत छोटा होगा, एंगल आर वेरी स्मॉल, तब ऐसा होगा। कल टेस्ट तुम लोगों को कितने बजे से, 2 बजे से, 2 से 5 बजे, 2 से 5। दूसरा रास्ता तो नहीं खो गई कहीं, ये दूर पड़ गया। उसको कहाँ दूर है, उसको तो वहीं पड़ेगा, पता तो नहीं होगा मुझे। ये ऐसा होगा वो बेचारी घर से आती होगी, चलिए उसकी कहीं उसे खाला मिल जाती होगी, कहीं वो अभी भूख आई लगी। नहीं है ना, हैं? आगे कल आई थी, वही कल 24 को ही आएगी। अच्छा शादी में गई हुई थी। अच्छा वैसे एक बात है, मोहम्मद कम्युनिटी में एक फायदा बहुत है, पता है क्या, मैं देखा है जैसे हिंदू कम्युनिटी में क्या है कि अगर कोई भी जैसे लड़की या औरत बेचारी बाहर निकलेगी ना, बाहर जाएगी तो जो घर पे कपड़े पहने होते हैं वो बाहर पहन के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते भाई। मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है, वही पहने लो, आराम से ऊपर पर्दा डाल लो, बस जहाँ जहाँ वांगू सही है। एक बच्ची को मुझे बता रही थी कि सर हमारे यहाँ क्या होता है ना, जो हमारे यहाँ जो औरतें ना वो कपड़ा खरीदती नहीं, वो पुराने पहने रहती है, खाली पर्दे चेंज करती रहती है। पर्दे खरीद लिए आराम से, हर शादी में पर्दे चेंज कर करके जाओ, कोई टेंशन ही नहीं। आप देखो एक बात समझो सर, मेरा यहाँ पर मीडियम है,
4/3, μ1 की वैल्यू 4/3, μ2 की वैल्यू 3/2। सर 4/3 का मतलब हो गया वाटर और इसका मतलब क्या हो गया ग्लास। ग्लास। कोई वेव आ रही है तो इसका जो यहाँ पर λ1 है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसमें λ2 बताओ क्या होगा। λ2 क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मैं तो जानता हूँ क्या λ1/λ2 बराबर, देखो इधर डायरेक्शन का इधर ठीक है, μ2/μ। अब तो कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे λ2 निकालना है तो μ1 4/3, λ1 4000, λ2 तो ऊपर गया। सर 4000 है। 4000 ये कटेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है ये लोग ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ तुम तो कंफ्यूज हो। μ1 4/3 into 4000 अपॉन μ2 क्या है 3/2। तो देखो फोर्थ वाली टर्मिनोलॉजी ऊपर जाएगी और ये यहाँ 32,000/9 ये हो जाएगा, ठीक है। इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा आंसर, एंगस्ट्रॉम में था तो एंगस्ट्रॉम में। एक 10th क्लास का क्वेश्चन, 10th क्लास का क्वेश्चन सेम, चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है, ठीक है। मैंने कहा तुम्हें वेलोसिटी ऑफ लाइट बतानी है इन वाटर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर तुम्हें पता है, यहाँ तो लाइट सी होती है एयर या वैक्यूम में, यहाँ पर मैंने मान ली बी, तो तुम्हें ये बी बताना है, बी क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें सीधे पता है सर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, सी। एयर का क्या होता है μ1 और वाटर का क्या होता है 4/3, ठीक है। तो सर जी इसकी मल्टीप्लाई करिए 1 गुणा सी, इसकी मल्टीप्लाई करिए 4/3 गुणा बी, तो बी बराबर क्या आ गया 3c/4 मीटर पर आंसर हो गया, ठीक है। और चाहो तो सी की क्या रखो वैल्यू, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, बस उससे हमारी स्पीड आ गई, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तब भी उसमें स्पीड आ गई। ये छोटे क्वेश्चन जरूर लग रहे हैं लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज होगी तो मैंने इससे पहले तुम लोगों को बताया है, जैसे तुमने ये कहा, मान लो कि पंखा चला दे, कौन सा वाला चलते ही है, ये तो स्टार्ट तो सारा नहीं है, इसमें लाइट ही नहीं है, इस कमरे में लाइट ही नहीं है, लाइट होती तो चलते नहीं है, इधर से अब धूप आ रही है, चलो कोई बात नहीं। एक बार बताओ, जैसे मान लो हम लोग ये कहें, अगर हम तुमसे ये कहें कि प्रेमपाल ऋतिक रोशन से, ऋतिक रोशन जानते हो, प्रेमपाल ऋतिक रोशन से 4 गुना ज्यादा हैंडसम, हमने कहा मान लो ना, मानने के तैयार आदमी नहीं बता तुम ऋतिक रोशन जानते नहीं हो, वो प्रेमपाल को जानते नहीं हो, प्रेमपाल पता चल गया ना तो हंसी उड़वा देगा, प्रेमपाल ने माफ कर देना, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो हम दुनिया में कोई भी चीज होती है ना सबको कंपैरिजन करके करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते हैं। जैसे तुम पढ़ाई लिखाई में देखो कंपैरिजन, या वो बंदा बहुत तेज है, वो बंदा पढ़ने में बेकार है, तो एक बंदा मिडिल में तो लेते होगे। तुमने कहा पानी गर्म है, तुम कहोगे पानी ठंडा है, तो एक पानी ऐसा भी तुम लोगे ना जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो, जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो उससे। अब जैसे मान लो तुमने
कंपेयर करना है किसी चीज से, तो हम दुनिया में हर चीज को किसी ना किसी से कंपेयर करते ही करते हैं। यानी कि एक चीज को हम लोग रेस्ट पे मानते हैं कि हाँ अगर इससे अच्छा है तो उसे अच्छा बोलेंगे, इससे बुरा है तो उसे बुरा बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा हम लोग गाड़ी भगा रहे हैं 40 की स्पीड से, तो हमने कहा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी जो गाड़ी चल रही है, तो हम सबसे पहले रेस्ट में किसे माने, अर्थ को रेस्ट पे माने। और रियलिटी में क्या अर्थ रेस्ट पे है? नहीं है। रियलिटी में दुनिया में सिर्फ प्रेमपाल के दिमाग को छोड़कर कोई रेस्ट पे नहीं है। दिमाग चलता है, बहुत चलता है। दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं। देखो जितने एटम्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारी स्किन भी तो चेंज होती है, तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारी स्किन कितने दिनों में चेंज हो जाती है, 120 पूरी तरीके से। लोग मैंने ऐसा सुना है कि हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन अरे स्किन चेंज नहीं होगी तो हमारा चेहरा क्यों चेंज हो रहा है भैया? चेहरा चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बचपन का फोटो देखो, बचपन का फोटो कहाँ देखने को मिलेगा? आधार कार्ड पे, ठीक है। आधार कार्ड पे फोटो देखो अपने बचपन का, और तुम आप देखो चेंज है क्योंकि हमारी स्किन चेंज होती है। तो दुनिया में हर चीज चेंज होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग एक ऐसा इंडेक्स लेते हैं जिसे हम ये कहते हैं कि ना तो कि जिससे कंपेयर करते हैं, वो करते हैं एयर से कम, ठीक है, एयर से। जैसे मान लो हम सबसे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है या सबसे हल्की चीज हम किसे मानते हैं? एयर। वैसे तो मैं बताऊं तुम्हें क्लियरली कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं होता है, 1.00 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। और 1 किसका होता है? वैक्यूम का, याद रखना 1 किसका होता है? वैक्यूम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम ही मानते हैं इसे एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन ये वैक्यूम से थोड़ा सा क्या होता है, इसका ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम लोग एयर के कंपेयर में हर चीज की तुलना करेंगे। अगर कहीं भी क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा हुआ है म्यू, ये लिखा हुआ है, मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये बोलो, ठीक है। अब तुम देखो अगर कहीं भी ऐसा लिखा होगा तो क्या करेंगे, जो यहाँ है उसे ऐसे ऐसे रहने देगा, जो अगले है उसे मारो लात, और लात मार के कहाँ ले आओ उसे नीचे, सही है। मेरा कहने का मतलब है जो पीछे उसे पीछे रहने दो, जो आगे है तुम्हारे उसको लात मारो कंपटीशन में, और कंपटीशन में लात मार के उसे कहाँ ले आओ नीचे। अब देखो म्यू डब्ल्यू क्या होता है, 4/3, एयर क्या होता है 1, तो क्या इसका आंसर भी 4/3 आएगा? ठीक है। अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है, सोचना है तुमसे, मैंने कहा कहीं ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर मार्क, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, जो पीछे है उसे ऐसे रहने दो, जो आगे है उसे लात मार के कहाँ ले आओ नीचे। सर गिलास का होता है 3/2 और वाटर का होता है 4/3, 3 जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 9/8, 9/8। ठीक है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या आया, 9/8। जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो 9/8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, ठीक। वो रेड वाला दबाना है, ऊपर वाला उन्होंने नीचे वाला बोला।
इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी ए म्यू जी गुणा जी म्यू डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू म्यू। सोचो इसकी वैल्यू क्या होगी, निकालो फटाफट। हाँ गिलास का ए बी सी डी सही। देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा ये ऐसे रहने दो, ये नीचे ले दो, ठीक है। ये ऐसे रहने दो, ये नीचे ले दो, ठीक है। ये ऐसे रहने दो, ये नीचे ले दो। कट कटा के आंसर क्या आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, find the speed of light of wavelength, find the speed of light of wavelength lambda is equal to 780 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर इन एयर, इन एयर। देखिएगा इन एयर। फिर लिखना इसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनट क्वेश्चन बस प्लीज। Find the speed of light of wavelength lambda is equal to, अच्छा सही है। तुमने आपने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू 780 नैनोमीटर, ब्रैकेट में लिखना इन एयर। ये वेवलेंथ कहाँ पर है, एयर में, ये वेवलेंथ एयर में, ठीक है। ब्रैकेट में तो इन एयर, उसके बाद में लिखना ब्रैकेट कंप्लीट होगा इन एयर इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, again in a medium of refractive index 1.55 ठीक है। फिर न्यू लाइन से लिखना, what is the wavelength of light, what is the wavelength of light, what is the wavelength of light, this medium, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, थोड़ा अजीब तरीके से दे रखा है क्वेश्चन में। ये कह रखा है सर जब मैं एयर में हूँ, देखो तो जो लैम्डा की वैल्यू है ना वो 780 क्या है, नैनोमीटर, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरी, ये तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तुम्हें क्या बतानी है, उसकी वेलोसिटी क्या बतानी है, और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तुम्हें क्या बतानी है, वेवलेंथ। फिर से समझो सर, एयर में लैम्डा की वैल्यू इतनी है, जब एयर में है तब तुम्हें क्या बतानी है, अगर यही वेवलेंथ इस मीडियम में हो तो उसकी स्पीड क्या होगी और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये तो सबसे पहले देखो मैं लैम्डा निकलवा चाहिए ना, बी निकलवा, कोई एक चीज निकलवा, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे निकालूं, क्या निकालूं, लैम्डा निकालूं, क्या निकालूं,
सोचो कैसे करो, कैसे क्वेश्चन करूंगा। देखो सबसे पहले सर मैं अगर यहाँ देखा, मैं अगर यहाँ देखा, मैंने कहा सर मेरे जो रिलेशन अभी पढ़े थे, देखो जो अभी रिलेशन पढ़े थे B1 अपॉन B2 बराबर B1 अपॉन λ1 अपॉन λ2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर μ2 अपॉन μ1 बराबर I अपॉन, ये सारे थे ठीक होते। अब इनको देख के निकालो, ये कैसे निकालें सर? देखो यहाँ पर तुम्हें क्या पता है, मीडियम पता है, क्लियर है, यानी कि सर मुझे μ1 μ2 ये दोनों पता है, ठीक, ये दोनों पता है। क्या मुझे ईयर में लैम्डा पता है? तो क्या मैं λ2 निकाल दूं? यस सर। अब क्या करना सर मैंने, देखो सबसे पहले मैं λ1 ये एयर के लिए होता है, ये दूसरे मीडियम के लिए, ठीक है। तो ये है सर 780 नैनोमीटर, ये मुझे निकालना है μ2 अपॉन μ1, तो μ2 है तुम्हारा 155 अपॉन μ1 कितना है 1। तो अगर λ2 निकालोगे तो 780 नैनोमीटर बटे 1.5 कर दिया। तो मुझे वेवलेंथ आ गई, ये मीडियम में वेवलेंथ आ गई, सही। अगर मुझे मीडियम में वेवलेंथ आ गई, अब मुझे उसी मीडियम में क्या निकालना है? बी। अब मैं बी कैसे निकालूं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं जानता हूं सर, अगर मैं ये वाला फार्मूला रखूं, ठीक है, या ये वाला फार्मूला, जैसे कैसे B1 पहले क्या है ईयर में तुम्हें पता है बी कितनी होती है सर? सी क्या होती है? सी। B2 मुझे दूसरे मीडियम में निकालनी है, और यहाँ पर है μ2 अपॉन μ1 यानी कि 1.55 घटी, और μ1 क्या है 1। तो B2 की वैल्यू हो गई C अपॉन 1, ठीक है। नहीं पढ़ने पड़ा, कैसे मेरे ये रिलेशन थे, जब ईयर में है तो वेवलेंथ इतनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। जब मैं दूसरे मीडियम में गया, जो मीडियम मेरा इतना है, मीडियम इतना है ना, वहां पर मुझे बी पता है ना लैम्डा पता है, ये दोनों मुझे निकालने। मैंने क्या किया, सबसे पहले λ1 अपॉन λ2 और ये दोनों रख दिए, क्योंकि ये मुझे देखो पहले मीडियम में ये है और दूसरे मीडियम में ये है, यानी कि ये दोनों पता है, सही, ये दोनों पता है। और मुझे एयर में ये भी पता है, तो मैंने देखो 1 एयर में था, दूसरा मीडियम में था, यहाँ पर डेंसर अपॉन रेयर, डेंसर अपॉन रेयर, या 1.55 अपॉन 1 ये आ गया। अब मैं इसमें गया इन दोनों में, मैं जानता हूं अगर एयर होता है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो c होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने B1 की जगह c रख दिया, यहाँ B2 मीडियम 1.55 बटे 1, तो B2 की वैल्यू आ गई मेरी, ठीक। थोड़ा बात कर लूँगा आंसर, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना। A light wave has a frequency of 4 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज, 4 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज, 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज, and a wavelength of a light wave has a frequency of 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज, 4 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज, and a wavelength of 5 × 10 की पावर -7 मीटर, 5 × 10 की पावर -7 in a medium, the refractive index of the medium is, तुम्हें बताना है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा।
उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अब मौसम आ रहे हैं नींद वाले, अब तक मौसम थे ठंड वाले, ठंड में पढ़ने का इच्छा नहीं करती थी, अब मौसम आ रहे हैं नींद वाले, अब नींद बहुत आ रही है ना। कई मौसम आ जाएंगे गर्मी वाले, फिर गर्मी में पढ़ाई नहीं होगी। और मैं तुम्हें बताऊँ, मैं रियल बता रहा हूँ, लड़कों के लिए खासकर, लड़कियों के लिए थोड़ी पाबंदी रहती है। लड़के लोग अगर ढंग से पढ़ाई करना है तो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करें, लेकिन प्राइवेट, गवर्नमेंट 5 दिन बंद हो जाती है। सुविधाएं सही, ज़्यादा कॉस्टली नहीं। पीलीभीत की लाइब्रेरी तुम्हें 12 घंटे आराम से तुम्हें 500 रुपये मिल जाएगा। तो 500 रुपीज़ से मिलेगी 12 आवर्स के लिए, सही। वहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी, घर पे जाकर पढ़ाई नहीं पाती। अब देखो सर, ये क्वेश्चन की बात करो तो आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? कौन सा भारत में रखूं मैं? एफ पता है और क्या पता है? लैम्डा। और पूछा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो सर, एफ बराबर क्या होता है? बी अपॉन लैम्डा। लेकिन सर मुझसे तो बी थोड़ा, मुझसे तो म्यू पूछा है। म्यू तो पूछा है, और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ किसी मीडियम में, किसी भी मीडियम में म्यू भी सी के बराबर होता है। अभी तो तुम बोले, तो इसका मतलब सर बी किसके बराबर होगा? सी अपॉन म्यू के। तो बी की जगह मैंने क्या रख दिया? सी अपॉन म्यू इंटू लैम्डा। मुझे क्या निकालना है? म्यू। तो एफ सॉरी सी अपॉन 3 गुणा 10 की घात 8। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 × 10⁻⁴ 14 हर्ट्ज। ठीक है। लैम्डा कितना है? 5 × 5 5 × 10⁻⁷ 5 × 10⁻⁷। सही है। यहाँ देखो 5 और 20, 5 और 20, तो यहाँ बचा 3 गुणा 10 की घात 8 और 2 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, चले ना? ये प्लस का, ये माइनस का है। ठीक है, तो प्लस का 7 बचेंगे और 20 में से 8। आंसर क्या आएगा? 1.5 आ गया। ये ग्लास 1.5 का मतलब ये क्या है? ग्लास। ये समझ में आया सर? ये तो तुम्हें बताइए, ये समझ में आया? सी बराबर बी म्यू। ठीक है, मैंने कहा था हमेशा किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होगी और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर होगा? सी के बराबर। तो वहां से मैंने बी की वैल्यू उठा के यहाँ पर कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर। बहुत सरल क्वेश्चन कर देना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass and water are 3/2 and 4/3, 3/2 and 4/3, 3/2 and 4/3. The ratio of velocity of light, the ratio of velocity of light
इन ग्लास एंड वाटर विल बी, इन ग्लास एंड वाटर विल बी, बहुत सारे लोग क्या बोला, ठीक है। ऑप्शन हो गया ABC। And we should. कितना होगा? ABCD कौन सा है? B। Eight ratio. A B B। A, 8:9। अच्छा 8:9 का, चलो ठीक। हाँ तो तुमसे किसका पूछा गया? रेशियो पूछा गया, ठीक है सर जी। मैंने तुम्हें अभी बताया ही था, B1 अपॉन B2 बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1। वाटर ग्लास है, ग्लास वाटर है? Glass. पहले ग्लास है वाटर। पहले ग्लास है फिर Water. वाटर है, तो यहाँ पर पहले क्या होगा? वाटर अपॉन ग्लास, हाँ. ये तो होगा। वाटर क्या हो गया? 4/3, ग्लास 3/2, तो ऊपर गया ये तो आई 9. हाँ तभी सर उस फाइव इस क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला लिखना, हेडिंग डालना। तो पहले अगला हेडिंग मत डालो, इतनी और पढ़ो। ठीक, लिखना। सर चैप्टर वाइज डिलीटेड टॉपिक की लिस्ट देंगे। चैप्टर में डिलीटेड, हाँ डिलीट देखनी पड़ेगी, पढ़ी होगी फोन में सर ग्रुप में डालना। बहुत चैप्टर डिलीट कर दें, बहुत चैप्टर डिलीट नहीं करना चाहिए। टॉपिक बहुत लीड कर दें। चलो बहुत डिलीट चैप्टर कौन सा पढ़ना है कौन सा। एक बात सोचो, देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा? अगर ये एयर है और ये वाटर है, सही है? ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। इसने कहा इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? ये एयर है, ये तो इसमें इसका लगाओगे, इसकी गुणा इंटू साइन 45, इसके गुणा इंटू साइन आर, वहां से साइन आर तुम्हारा आ जाता है, ठीक है? अब एक बात जरा सोचने की बात एक है सर, मैंने कहा मान लो मेरे पास में पैरेलल मीडियम है, चलो एक मीडियम और ये मीडियम है, सारे की सारे मीडियम ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये है यहाँ पर म्यू1, यहाँ म्यू2, म्यू3, म्यू4, म्यू5, ये मीडियम है। अब जरा इन मीडियम के बारे में कुछ सोचो। मैंने कहा मान लो एक लाइट ऐसे है, जहां पड़ी वहां नॉर्मल, अगर ये वाला डेंसर मीडियम है, ये वाला डेंसर मीडियम, तो 100% वैसे लाइट तो सीधी जाती, लेकिन अब नॉर्मल की तरफ हल्की झुक गई। यस सर। जहां पड़ा वहां नॉर्मल, वैसे ये लाइट सीधी जाती, अब नॉर्मल की ओर हल्की झुक गई, यस सर। झुक रही है ये लाइट, ठीक है? मैंने देखा ये सीधी जाती, जहां पड़ी वहां नॉर्मल, वैसे ये लाइट सीधी जाती, लेकिन अब नॉर्मल की ओर हल्का सा डाउन हो गई। यस सर। वैसे ये लाइट सीधी जाती, लेकिन अब देखो, अब मान लो जाना तो चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये नॉर्मल की ओर चली गई, सही? अब देखो इन सब बातों से क्या मतलब निकलेगा, जरा सोचो। मैंने ये वाला एंगल मान लिया आई, ठीक है?
और ये माना R1। अब मुझे बताओ सर, ये नॉर्मल इस नॉर्मल के पैरेलल होगा, ये Z बनना है। अगर Z बनना है तो ये R1 तो ये भी R1। इसे माना मैंने R2 तो ये भी क्या होगा R2। इसे माना मैंने R3 तो ये भी क्या होगा R3। और इसे बाद लास्ट वाले को मैंने मान लिया E। लास्ट वाले को मान लिया मैंने E। अब देखो सबसे पहले सर मैं यहाँ पर स्नेस लगाऊं, यहाँ से यहाँ पर मीडियम म्यू1, इधर मीडियम म्यू2। तो आप बोले सर म्यू1 एंगल क्या है, मैंने कहा I। इधर बोले मीडियम म्यू2 एंगल क्या है सर R1 तो है। अब मैं इस वाले में लगाऊं, इस वाले में मीडियम म्यू2 एंगल क्या है, एंगल क्या है R1 बराबर म्यू3 एंगल क्या है R2। अब मैं इस वाले में लगाऊं, म्यू3 एंगल है R2, यही तो इंसिडेंट एंगल है। म्यू4 और एंगल है R3। अब मैं इसमें लगाऊं, म्यू4 एंगल है R3, म्यू5 एंगल है E। ठीक है, म्यू5 एंगल है E। एक तो करा मैंने इसने लगाया है, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसकी ये मल्टीप्लाई कर दी है। अब देखो इन सबको बारी बारी इक्वेशन मान लो, 1 2 3 और ये हो गई 4। तुम चाहो तो और भी पैरेलल ले लो, मैंने इतने ही दिए हैं बस। अगर मैं इन सबको जोड़ूं, इधर वाला ऐड करा तो म्यू1 sin I, म्यू2 sin R1, म्यू3 sin R2, म्यू4 sin R3 बराबर म्यू2 sin R1, म्यू3 sin R2, म्यू4 sin R3, म्यू5 sin E। देखो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, सिर्फ जो बचा म्यू5 sin E। ठीक है, मैंने बेटा ये जोड़ दिए, लास्ट वाले ये जोड़ दिए और कट गया तो मेरा ये है। ठीक है, अब इस कहानी से देखो हमें क्या शिक्षा मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सर इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर है। हाँ। अगर मैं सर ये वाला मीडियम लेता ही नहीं, म्यू5 लेता ही नहीं, तो सर इसका मल्टीप्लाई इस यहाँ म्यू4 और R3 की मल्टीप्लाई की क्या होता बराबर। अगर मैं सर ये वाला मीडियम भी नहीं लेता तो इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर होता। हाँ। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे 10 हो, चाहे 10,000 मीडियम हो, चाहे 10 मीडियम हो, चाहे 10,000 मीडियम हो, कितने भी, जैसे मैंने कहा मीडियम ही मीडियम है, मीडियम मुझे नहीं पता कितनी मीडियम, ठीक है। अगर मैंने कहा यहाँ पर इंसिडेंट एंगल I है और यहाँ म्यू1 है और यहाँ से जो रेज निकलेगी नॉर्मल से, जो ये एंगल कुछ भी मान लो R मान लो और यहाँ पर म्यू2 मान लो, तो सर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होगा, ये कहना। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर अब कैसा मल्टीप्लाई, म्यू1 sin I, मुझे अंदर से मतलब नहीं है कैसा हुआ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है सर इसका मल्टीप्लाई इससे और इधर म्यू2 का मल्टीप्लाई R से, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, बस इतना मतलब है। ठीक है, ये अब मुझे बताओ, जैसे एक बात जरा तो मुझे दिमाग करके बताओ, जैसे मान लो सर मेरे पास मीडियम है, मैंने क्या किया जरा सोचो सर, ये दीवार है, ये दीवार है और ये दीवार है, इसके बीच में मैंने 50 मीडियम लगा दिया, 50 मीडियम, ठीक है, 50 मीडियम लगा दिया, 50 ऐसे मीडियम पैरेलल मीडियम लगा दिया। मैंने कहा इस दीवार के पार भी एयर और इस दीवार के पार भी एयर। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो इतनी जगह के बीच में 50 मीडियम है,
50 मीडियम, इधर एयर और इधर भी एयर। अगर यहाँ पर इस मीडियम में इंसिडेंट लाइट जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है, तो दूसरे मीडियम में जो लाइट निकलेगी वो कितने एंगल से निकलेगी? 60। कैसे? देखो सर जी, तुम बोले मीडियम दोनों की क्या है? सेम है। इस तरफ वाला मीडियम और मीडियम के पार वाला है, मुझे बीच से क्या मतलब कि कौन से मीडियम थे कौन से मीडियम नहीं थे। तो मैंने कहा जो इधर मीडियम था वो भी एयर है और उधर भी क्या है? एयर है। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बराबर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो जो इंसिडेंट एंगल है वही तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। ठीक है, यानी कि जो आई है वही इधर, वो इधर भी आके क्या बनेगा? तुम्हारा आई ही होगा, वो तुम्हारा आई ही। ठीक है, हम लोग ऐसे देख लेंगे। इसको कर लिया ये। उसके बाद देखो मेरे कहने का मतलब ये था, अगर ये 30 डिग्री है और इधर एयर है और मुझे ना मतलब यहाँ पैरेलल कितने मीडियम है मुझे नहीं मतलब पैरेलल नहीं, पैरेलल कितने मीडियम है मुझे नहीं पता, और इधर भी अगर एयर है, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी वो नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी जितना इंसिडेंट। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर एयर का 1 और एंगल क्या हो गया 30, यहाँ एयर का 1 और एंगल क्या माना मैंने R, अरे बराबरी तो होगा, तो 1 से 1 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो R की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? 30 डिग्री। ठीक है, मैं तो प्रेम पर फोन आ गया तुम्हारा, सही है। अच्छा, इसके बाद प्रेम बात एक बात बताओ, एक गिलास लिया, उस गिलास में पानी भरा, पानी में तुमने डाल दिया, हाँ ये छोटे क्वेश्चन, ये तुमने ऐसे डाल दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, सरल क्वेश्चन भाई पीसीएस में पूछा गया की बात कि वो रिफ्रैक्शन से ही था, उसका आंसर भी रिफ्रैक्शन था, आंसर उसका रिफ्रैक्शन था। ठीक है, तो भूल जाओ क्वेश्चन क्या पूछा गया, और सरल ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन वो हार्ड इसलिए लगते हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चा पता नहीं क्या क्या पढ़ता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पता नहीं, पॉलिटी क्या क्या ज़्यादा होती है समझ में नहीं आता, पूरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी होती है, पता नहीं कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन से पठार, यहाँ हमें ये तक पता नहीं कि पीलीभीत में कौन सी झील है, बताओ पीलीभीत में कौन सी प्रसिद्ध झील है, और बहुत फेमस झील है भाई। मैं तो पढ़ रहा था तो मैंने कहा मैंने पीलीभीत में कौन सी झील है, पीलीभीत पहली बार पीलीभीत में चीज दिखी। ठीक है, तो बाद में पता चला जहाँ से गोमती नदी निकलती है वो झील का नाम है, तो बाद में पता चला गोमती यहाँ से निकलती है उस झील का नाम वो था लालौरी झील, तो लालौरी ना लालौरी और झील है नाम तो ये है। अच्छा बताओ, गिलास लिया हमने क्वेश्चन का, गिलास लिया, गिलास के अंदर मैंने पानी डाला, पेन डाला, वो पेन मुझे कर देगा तिरछा निकल। ठीक है, दूसरी चीज आप कभी एक चीज गौर करना, कभी नानापत्ती गए, नानापत्ती नहीं गए, पीलीभीत रह के नानापत्ती नहीं गए, नहीं ऐसा बात नहीं है, उसने ठेका ले रखा है देवा नदी का। अच्छा एक बार वो छोड़ो, आप एक काम करना, स्विमिंग पूल देखा कभी? एक काम करना, इंजन चलता है, एक काम करना, कभी भी नागक मत्ते जाना या कुछ जगह तुम देखे होगे कि जहाँ पर वो होते हैं लोग ऐसे सिक्का फेंक देते हैं वाटर में, सिक्का फेंक, ठीक है, तुम कभी भी उस सिक्के को उठाने की गलती मत करना। क्यों? नहीं तो महाबेइज्जती हो जाएगी। उसका रीजन ये है कि तुम्हें जो सिक्का दिखेगा इतने नीचे थे, वो असल में होगा इतने नीचे, तुम हाथ मारोगे इतने नीचे का तो सिक्का भी हाथ में नहीं आएगा, दूसरे लोग देख लेंगे बेइज्जती हो जाएगी, कुछ नहीं मिला। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है, कभी भी स्विमिंग पूल में देखना, सर ये वाटर है मेरा, ठीक है, यहाँ वाटर मान लो ये इसकी तली है, लास्ट तली, यहाँ पर कोई कॉइन पड़ा है, सिक्का पड़ा है,
सिक्का पड़ा। और यहाँ से देख रहे हैं, प्रेम पाल ये देख रहे हैं, ये आँख है प्रेम पाल, ये आँख है, कैप है, आँख है गधे, ये आँख है, आँख ऐसी तो बनती है, बर्थडे वाली ठीक कैप है, हाँ ये आँख है। प्रेम पाल जी अब तुम जब इसे देख रहे हो जरा तुम सोचना, यहाँ से रेस जाएगी। मैंने कहा दुनिया में कोई चीज़ तुम्हें क्यों दिखती है, मैं तुम्हें क्या दिख रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आँखों में पड़ रही है। यस तो दिख रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से तुम्हारी साइकिल दिख रही है, नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही भाई? क्योंकि ये दीवार खड़ी और है। मैंने दिखा दी तो बताओ कैसे दिखेगी? मैं तुम्हारे साइकिल के सामने शीशा लगाऊंगा, शीशा लगाऊंगा, फिर वहां शीशा लगाऊंगा, फिर यहाँ शीशा लगाऊंगा, तो उसकी लाइट ऐसे पड़ के और यहाँ से तुम्हें दिख जाएगी। कब पड़ जाएगी, कब दिखेगी? जब तुम्हें वो चीज, जब रेस वहां से आती होगी तब तुम्हें दिखेगी, अदरवाइज तुम्हें नहीं दिखेगी। तो ऐसे तरह समझो सर, अगर एक रेस यहाँ से ऐसे आएगी, सीधी आई, जहां पड़ी वहां पर क्या है, नॉर्मल, ये एंगल होगा कुछ ना कुछ आई मान लो या आर मान लो, जो मान। अब बताओ लाइट ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाएंगे तो नॉर्मल के पास, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। जब मैं नॉर्मल से दूर जाऊंगा, वैसे इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये लाइट जाएगी ऐसे, लाइट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका लंब डाल दूँ, देखो लंब पड़ेगा। अब जरा तुम सोचनी बात है, तुम्हें कोई भी लाइट कभी भी तिरछी नहीं दिखती, तुम्हें यही दिखेगा लाइट हमेशा सीधी चल रही है, लाइट हमेशा। अब तुम्हारी आंखों में तो ये लाइट पड़ रही है, तो तुम्हें ये लगेगा ये लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से, सीधी तो दिखेगी ना। यानी कि जो सिक्का यहाँ है वो तुम्हें यहाँ ना दिखे, कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, क्योंकि उसकी क्या हो गई, शिफ्टिंग हो गई। क्या हो गई, शिफ्टिंग। तो हाँ, तो इसकी शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ होगी, इसीलिए कोई भी चीज होगी जो तुम्हें नीचे होगी, नीचे से कहाँ दिखेगी, तुम्हें ऊपर दिखेगी। कोई भी चीज नीचे से ऊपर दिखेगी। अब तुमने अपना जो सर है वो उसमें डाल दिया स्विमिंग पूल में, ठीक है, बहुत अच्छी दुनिया दिखती है स्विमिंग पूल, सही बता। पता नहीं पानी बढ़ कैसे जाता है, थोड़ी देर अगर रखे नहीं ऐसा नहीं, हम जैसे उसमें था, हमारे धनबाद में था, एक धनबाद में स्विमिंग पूल, काफी बड़ा स्विमिंग पूल था, तो उसमें विदाउट स्विमिंग कॉस्ट्यूम के एंट्री नहीं मार सकते थे। मतलब ऐसा नहीं कि बस तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम तुम्हारा चश्मा भी आता था, ठीक है, तो वो चश्मा लगा लेते थे और सर में वो कैप लगा देते, तुम्हारा पूरी तुम दिन नहाते रहते, तुम्हारे बाल कभी सूखे के सूखे नहीं रहते, बाल ही नहीं भीगते कभी। वो हाँ, वो पानी क्लोरीन वाला होता है ना, साफ करने के लिए हार्मफुल होता है बहुत बॉडी के लिए, ठीक है। 4 ही दिन में हम पहले तो काले थे ही, फिर और काले हो गए। हमने फिर तो ब्यूटी क्रीम लगाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन छोड़ो इसे। ऐसी क्या लगाएं? हेयर लवली। अब तो सावन में भी आता तुम भूल गए तो मत वाली क्रीम नहीं है, है, सावन में भी आता है। सावन में आती है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐड आता है, मेकअप आर्टिस्ट का सही है, मेकअप आर्टिस्ट पता नहीं किसकी वजह से होता है, वो सब पहले के बाद। अब देखो, अगर जैसे मान लो ये सब मुझे क्यों दिख रहा है, हमेशा एक बात याद रखना, अगर मैं किसी भी रेयर मीडियम में हूँ और रेयर मीडियम से अगर मैं डेंसर मीडियम में देखूंगा, रेयर से किसमें देखूंगा, डेंसर में, तो जो भी चीज जहां होगी वहां से मुझे ऊपर दिखेगी, कहां दिखेगी, ऊपर। अगर मैं सेम मीडियम में देखूंगा, जैसे मैंने अपनी कुपड़िया इसमें डाल दी, ठीक है, तो ये जहां पर है मुझे वहीं दिखेगी, जहां है मुझे वहीं दिखेगी, ठीक है। अगर क्योंकि अब मीडियम, मेरा मीडियम और ये मीडियम, दोनों का मीडियम क्या हो गया, सेम। लेकिन ये देखो, मैं अंदर मीडियम में गया और मैं देख रहा हूँ रेयर मीडियम का, ध्यान रखना। जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सिक्का है और पानी है यहाँ पर, अब मैं कहाँ हूँ, मैं अपनी, मेरी आंखें कहाँ है, रेयर मीडियम में, और मैं डेंसर में देख रहा हूँ तो वो नीचे से मुझे सिक्का दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, ठीक है। तुम कभी भी बाल्टी की तली भी देखना, बाल्टी की तली तुम्हें ऊपर दिखती है लेकिन वो होती नीचे है, सही है, ऐसा होता है। और ऐसे ही अगर तुम क्या, चलो तो तुम आराम से ऑक्सीजन मास्क लेके और चश्मा पहन के मोदी जी की तरीका पहुंच जाओ जमीन के पानी के अंदर, ठीक है, तुम बाहर की दुनिया देखना, तो जो बाहर चीज पानी से यहाँ होगी, रियलिटी में यहाँ होगी, वो तुम्हें और ऊपर दिखेगी, यानी वो तुम्हें और ऊपर दिखेगी। पसंद आ रही,
हाँ ऐसा इस टाइप से। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक प्रकार की, ये तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी शिफ्टिंग होती है, ये तुम्हारी एक प्रकार की शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, जब एक तालाब है उसमें परावर्तन अपवर्तन जैसे ये होता है, जैसे आपने बताया सिक्का, एक तालाब उतला दिखता है, वो किसके कारण दिखता है? परावर्तन अपवर्तन के कारण। परावर्तन बता दिया, तो गलत बता दिया था ना, गलत बता दिया। और अपवर्तन होता इसे है, रिफ्लेक्शन को अपवर्तन बोलते हैं, नहीं परावर्तन रिफ्लेक्शन होता है। तुमने बताया जय सिंह, उनको नहीं पता, मुझे क्या ठीक है। तुक्का मार दिया। चलो लिखना, हेडिंग डालना, इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, image due to refraction at a plane surface, image due to refraction at a plane surface, image due to refraction at a plane surface। अब जरा देखो, मैंने कहा मान लो ये रियलिटी में डी गहराई में है, ये रियल है डी गहराई, बोले ठीक है। यहाँ से जो ये लाइट गई, ये एंगल क्या बनाई है, आई, ये बनाई है, ठीक, ये आई बना दी, ठीक, ये आई बना दी, और यहाँ से जो ये निकली, ये वाला मीडियम, यहीं से तो निकली यही वाला, ये मैंने माना आर, ये क्या माना आर। अब तुम जरा सोचना, सर ये नॉर्मल है, ठीक है, ये सीधी जा रही है, ठीक। अब तुम देखो, अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, क्योंकि जेड बनना है, जेड बनना है, ये भी आई होगा, मैंने कहा। अब देखा जरा, सर जो एंगल ये है वही एंगल ये आर होगा, क्योंकि देखो लाइट बिल्कुल सीधी, लाइट सीधी, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली एक्स, एक्स मान ली, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली डी डैश, ये वाली डिस्टेंस। अब नाम रख दो ए बी सी कैपिटल डी। मैं तुमसे कहा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी देखो ये है थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस सब किस में आते हैं, देखो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan थीटा। तो tan आई बराबर परपेंडिकुलर है x, और यहाँ से यहाँ तक का बेस है कैपिटल D, ठीक है। एंगल बहुत छोटा हो तो I बराबर x अपॉन D। अब इस बारे में देखो, दूसरा वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DBC, DBC। अब DBC में अगर मैं देखूं तो ये है I, तो tan I, ओ आर, सॉरी आर, tan आर। बेटा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तुम्हें पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, x, और ये बेस हो गया, बेस हो गया d डैश, ठीक है। और यहाँ भी एंगल बहुत छोटा होगा तो x अपॉन d डैश, ठीक। अगर मैं इस वाले में स्नेल्स लॉ लगाऊं, सर स्नेल्स लॉ होगा, ठीक है, ये वाला मीडियम डेंसर मानना, ऊपर वाला रेयर, ये है कि डेंसर और रेयर। स्नेल्स लॉ लगाऊं तो तुम बोले सर म्यू डी इनटू साइन आई बराबर म्यू आर इनटू साइन आर। एंगल बहुत अगर छोटे हैं तो म्यू डी आई म्यू आर आर, म्यू डी ऐसे ही आई की जगह रखा मैंने एक्स अपॉन डी, यहाँ पर रखा मैंने एक्स अपॉन डी डैश, एक्स अपॉन डी। अगर मैं डी डैश की वैल्यू निकालूं तो म्यू आर अपॉन म्यू डी इनटू, और अगर मैं शिफ्टिंग निकालूं, इमेज शिफ्ट कितनी हुई, पहले कितनी गहराई पे थी, डी पे। अगर मैं इस वाले में से ये वाला घटा दूंगा तो शिफ्टिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी थी सर, डी माइनस डी डैश, यानी कि डी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी इंटू डी, डी
1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू। ठीक है, एक बात फिर देखो सर, इसमें ऐसे लगा कि मेरा डी डैश क्या है, इसे बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट मतलब आभासी डेप्थ, रियल में नहीं है ये, आभासी है तो एपरेंट डेप्थ। डी को बोलेंगे रियल डेप्थ। डी क्या है? रियल डेप्थ। ठीक है, तो फार्मूला ये है। तुमसे कहा शिफ्ट कितनी हो गई, इमेज यहां से यहां शिफ्ट हो गई, कितनी शिफ्ट हो गई? डी ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू, म्यू आर अपॉन म्यू। म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और म्यू डी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। सर आने वाले बहुत हो गया।